अस्सलामुअलैकुम। मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। कराची का शुमार दुनिया के बड़े शहरों में होता है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। तरक्याती काम बहुत अच्छी चीज़ हैं, लेकिन उसके साथ अगर मुनासिब मुतबादिल रास्ते ना दिए जाएं तो ट्रैफिक जैम होता है और अक्सर उस ट्रैफिक जैम में फंसकर बड़े बड़े हादसात होते हैं। एक हादसा इस शहर में हुआ। एक वाहिद घर का कफील था जो ट्रैफिक जैम में फंसकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। आइए उसके घर आपको लेकर चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो मुतासरा खातून मौजूद हैं जिनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। हादसा क्या हुआ था वो खुद बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, मुझे बताइएगा कि ये हादसा कैसे हुआ था, इसकी तफसीलात क्या हैं? कुछ अर्से पहले की बात है कि मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए शाम की चाय पी रहे थे। अचानक मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे घबराहट सी हो रही है, और मैंने पहले समझा नॉर्मल सी कोई शायद गर्मी वगैरह की वजह से घबराहट हो रही है, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो गई। इतनी ज़्यादा बिगड़ी, उनको पसीने छूटने लगे कि मैंने एम्बुलेंस को कॉल की। बस जैसे ही एम्बुलेंस आई मैं अपने हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल भागी। अभी हम लोग अपने घर से निकले तकरीबन तो 2-3 किलोमीटर ही हम गए होंगे जो स्पीड में एम्बुलेंस गई, लेकिन उसके बाद थोड़ा आगे जाके ही हमें ट्रैफिक जाम मिला। 2 मिनट नहीं, 3 मिनट नहीं, 4 मिनट नहीं, हम 10 मिनट खड़े रहे। मेरे हस्बैंड वो तकलीफ से तड़प रहे थे, लेकिन हमें जगह नहीं मिल रही थी, हमें रोड नहीं मिल रहा था। हम अगर 2 कदम एम्बुलेंस चलती तो हमें तकरीबन 10 मिनट तक 15 मिनट तक ट्रैफिक जाम मिलता। और मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। मेरी नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे कुछ ना दिखाई दे रहा था ना सुनाई दे रहा था। मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और वो बस दर्द से तड़प रहे थे। उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑक्सीजन भी उनको सांस नहीं दे पा रही। ट्रैफिक जैम में जब आप फंसी हुई थी तो उस वक्त कोई आपको जगह नहीं दे रहा था? कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार जगह एम्बुलेंस के लिए बना रहा हो, लोग आपको जगह दे रहे हो? लोग कैसे जगह देते? बहुत दूर तक ट्रैफिक जाम था। कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियां इधर उधर करने की कोशिश की, लेकिन 1-2 गाड़ियां हिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत कोशिश कर रहे थे कि लोग, क्योंकि एम्बुलेंस लगातार सायरन बजा रही थी और वो बार बार बोल रहा था कि मरीज है, पेशेंट है, खुदा ना खास्ता मर सकता है, लेकिन हमें जगह नहीं मिल रही। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हमें ट्रैफिक में लग गए। हम अल्लाह करके हॉस्पिटल पहुंचे। मैंने अपने हस्बैंड को इमरजेंसी में कहा कि इन्हें इमरजेंसी में लेके जाइए, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बहरहाल वो लेकर गए। डॉक्टर ने आकर हमें कहा कि आपके शोहर की डेथ हुए में भी 10 मिनट हो चुके, अब नहीं बचा पाई मैं अपने शोहर को। मेरे बच्चे यतीम हो गए, कोई हल नहीं था मेरे पास। मैं क्या करती कि मेरे ट्रैफिक जाम से निकल पाती। जान ले ली मेरे शोहर की ट्रैफिक जाम ने। इसका क्या हल निकलेगा पता नहीं। कितनी जानें रोज चली जाती होंगी इसी तरह। मेरे जैसे कितनी औरतें बेवा हो जाती हैं और कितने बच्चे यतीम हो जाते हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है हमारा। मेरे शोहर ने तड़प तड़प के एम्बुलेंस में जान दे दी।
मुझे आप ये बताइएगा, क्या एम्बुलेंस वाला गाड़ी स्लो चला रहा था? क्या मसला था जिसकी वजह से इतनी ताख़ीर हो गई, इतने लेट हो गई? एम्बुलेंस वाला गाड़ी किस तरह चला था? जितना रास्ता उसे मिला उसने बहुत तेज़ चलाई। मैंने आपको बताया ना कि 2-3 किलोमीटर हम बहुत तेज़ी में गए और मुझे ऐसा लगा मैं अपने शोहर की जान बचा लूँगी, उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन 2-3 किलोमीटर के बाद जब लगातार ट्रैफिक जाम, 2 मिनट तो खैर नहीं, 2 कदम ही एम्बुलेंस चलती और 5 मिनट के लिए रुक जाती, 10 मिनट के लिए रुक जाती। लाजमी सी बात है, वो उड़ा तो नहीं सकता था ना। उसने बहुत कोशिश की है किसी तरह जल्द से जल्द हॉस्पिटल तक पहुंचा जाए, मगर नहीं पहुंच पाए। हम लोग टाइम पे, हमें 2.5 घंटे लग गए थे। आप किसी से कोई दरख्वास्त करना चाहेंगी? मैं हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करना चाहूंगी कि खुदा के लिए इस पर तवज्जो दे। आप लोगों की नाअहली की वजह से बहुत सी औरतें बेवा हो जाती है, बहुत से बच्चे यतीम हो जाते हैं, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। खुदा के वास्ते मैं सिंध हुकूमत से कहती हूँ कि खुदा के वास्ते इस पर तवज्जो दे। इतने ब्रिज बनाने के बावजूद इतना ट्रैफिक जाम क्यों रहता है? क्योंकि जगह जगह कंस्ट्रक्शन की वजह से। मुझे तो सिर्फ यही वजह समझ आती है, जगह जगह रोड खोद देते हैं और फिर महीनों पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है। रोड टूट जाते हैं तो 8 घंटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम रहता है और कोई भी तवज्जो नहीं देता इन चीजों पर। नाजरीन, हमने मुतासरा खानदान से आपको मिलवाया। अब चलते हैं कराची की सड़कों पर और जानते हैं कि ट्रैफिक जैम होने के असल अवामिल क्या हैं, और मुतल्लिका इदारों के पास भी जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि अब तक निज़ाम में बेहतरी क्यों नहीं आ रही। नाजरीन, हम सिर्फ आज के शो में मेरा शहर में आपको ये दिखाना चाहते हैं कि शहर में जब एम्बुलेंस किसी जगह फंसती है तो क्यों फंसती है, अस्पताल अगर देर में पहुंचती है तो क्यों देर में पहुंचती है, वो कौन से वामिल है। एक कोई मसला नहीं है, हजारों मसले हैं। आज हम कोशिश करेंगे हर मसला सड़क पर जाके एम्बुलेंस में बैठ के आपको दिखाएं। इसीलिए हमने एम्बुलेंस में एक मरीज जो कि मरीज नहीं है, सिर्फ हमने उसको मरीज बनाया है, स्ट्रेचर पे लिटाया है कि बज़ाहिर ऐसा लगे वो मरीज है। हमें ये भी देखना है लोग जगह देते हैं नहीं देते, कहाँ कहाँ रुकावटें, क्या क्या मसले हैं, ट्रैफिक पुलिस क्या काम करती है, जो तरक्याती काम चल रहे हैं उनकी वजह से मसाइल क्या हैं। आप हमारे साथ चलें, हम कराची की सड़कों पर चलेंगे, देखते हैं कि मरीज अस्पताल आसानी से पहुँचता है, मुश्किल से पहुँचता है। नाजरीन, ये जगह कराची की वो मशहूर जगह है हसन स्क्वायर। यहाँ से शहर के लिए तकरीबन हर जगह के रास्ते निकलते हैं और शाम के औकात में ये जगह हमेशा जाम मिलती है, ट्रैफिक जाम मिलता है, हर तरफ से मिलता है। वजूहात क्या हैं ये तो हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाएंगे कि जिस तरह आप यहाँ फंस जाते हैं, यहाँ निकलने का कोई वे आउट नहीं होता, और जब आप फंसते हैं तो कितनी देर फंसे रहते हैं, किन किन वजूहात की वजह से आप फंसे रहते हैं। अगर कोई वहाँ से आने वाला, यहाँ से जाने वाला, क्योंकि आगे जाके अब्बासी शहीद भी अस्पताल है, कतर हॉस्पिटल भी है, और जब आप यहाँ से इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पर लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है, आफान अस्पताल है, जिना अस्पताल है। दोनों तरफ जाने वाले कितनी बुरी तरह एंगेज हो जाते हैं, खासतौर पर एम्बुलेंस में कितनी तरह एंगेज हो जाते हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट्स सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंसेज में नहीं जाते। आम तौर पे कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग अपनी ही गाड़ियों में इमरजेंसी पेशेंट को अस्पताल की जानिब रवा दवा होते हैं। वो तो ना सायरन बजा सकते हैं, ना हूटर बजा सकते हैं, ना ऐलान कर सकते हैं। वो तो किस अजियत का शिकार होंगे ये तो आप समझ सकते हैं अगर आप कभी भी इस सिचुएशन में फंसे हैं। हम खुदा ना खास्ता कभी दुआ नहीं करते कोई भी शख्स ऐसी सिचुएशन में फंसे और ट्रैफिक जाम में फंस जाए, लेकिन जो लोग इस चीज को सह चुके हैं, जो लोग इस चीज से गुजर चुके हैं, उनको अंदाजा है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो हम आपको दिखाते चले। हसन स्क्वायर के पुल की तरफ हम चढ़ रहे, ट्रैफिक शदीद जैम है। ये जहाँ पुल उतरता है वो इलाका लियाकताबाद को जाता है, वहां भी ट्रैफिक जैम हो जाता है। अगर हम
पुल से नीचे उतरते हैं तो वो इलाका गुलशन इकबाल में दाखिल होता है, गुलशन इकबाल को जाता है, वो भी शदीद जाम हो जाता है। क्यों जाता है हम आपको बताते हैं। ये बताइएगा जी कि ये जो पुल है हसन स्क्वायर का पुल, जी ये हमेशा शाम में इसी तरह ट्रैफिक जाम होता है यहाँ? जी डेली का मामूल है, ये इसी तरह जाम रहता है। यहाँ कभी कोई ऐसी प्लानिंग की गई कि एम्बुलेंस के लिए कोई अलग लेन हो, या फिर अगर कोई किसी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार उसकी मदद कर रहे हो? कोई कभी ऐसा देखा है यहाँ पर? नहीं, कभी तो ऐसा नहीं देखा। ना ट्रैफिक एहलकार होते हैं इस पुल के ऊपर, तो नहीं होते कोई भी। बाकी जो अमूमन जो है ना यही ट्रैफिक रहती है, हर वक्त जो है ना जाम ही रहता है। कभी गुजर होता है या कोई ऐसा मरीज होता है तो उसके लिए जब हम लोग जा रहे होते तो मजीद इससे ज़्यादा ही ट्रैफिक मिलता है, कम नहीं मिलता, ज़्यादा मिलता है। और अलग ट्रैक की तो बात ही नहीं, इधर कोई अलग ट्रैक है, इसी पे सब एम्बुलेंस भी चल रही है, इसी पे प्राइवेट गाड़ियाँ भी चल रही हैं, सब इसी पे चल रही हैं। नाजरीन, पहले हमने आपको वो रोड दिखाया था जो हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी और सफारी पार्क जाता है। अब हम आपको उसको वापसी वाला रास्ता दिखा रहे हैं, और वापसी वाला रास्ता दिखाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसी रास्ते पर आगे जाके 3 बड़े अस्पताल आते हैं जहां पर मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को ले जाया जाता है। और ये बिल्कुल मुबालगा आराई नहीं है कि कहीं भी शहर में इमरजेंसी हो, ख़ास तौर पे इस इलाके से जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ इमरजेंसी होती है, जहाँ बड़ी आबादी है, वहाँ कोई भी ज़ख्मी होता है, कोई भी इमरजेंसी होती है, उनको 3 बड़े अस्पताल में ले जाया जाता है। लेकिन अब हम आपको वो रोड दिखाने वाले हैं जहाँ से अस्पताल तक जाया जाता है, वो कितनी बुरी तरह जाम है। इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं, गौर कीजिएगा, रात के 8 बज रहे हैं, और रात के 8 बजे किस तरह एम्बुलेंस दूसरी गाड़ियाँ फंसती हैं। क्यों फंसती हैं हम आपको दिखाते हैं। राइट साइड पे मैं आपको बताता चलूँ कि ऑरेंज लाइन का ट्रैक बन रहा है जिस पे कंक्रीट रखे हैं, वो 4 लेन हैं जिनको इन्होंने बंद किया हुआ है, और इस रोड की सिर्फ आगे जाके 2 लेन खुली हुई हैं, यहाँ से 3 लेन खुली हुई हैं। आगे बॉटल नेक की वजह से पीछे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक ट्रैफिक जैम रहता है। अब हम दोबारा उस रोड पे जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी देर में यहाँ से हम निकल सकते हैं, किस तरह पॉसिबल होगा। कहीं मरीज ताखीर से तो अस्पताल नहीं पहुंचेगा, अस्पताल पहुंचने में हमें टाइम कितना लगता है। स्टार्ट कीजिए। ये रोड राशिद मिन्हाज का रोड कहलाता है। ये रोड कराची में मिलेनियम शॉपिंग मॉल से अलादीन पार्क जाता है और नीपा जाता है। यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा, यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी अगर ये रोड पूरी तरह ब्लॉक है तो क्यों है, किसकी वजह से है, इंतजामिया कहाँ है? क्या ये इंक्रोचमेंट का मसला है? क्या लेफ्ट पर जो शॉपिंग मॉल खुले में, मोबाइल मॉल खुले में, उनकी वजह से है? सुपर स्टोर्स की वजह से है? इंक्रोचमेंट की वजह से है? पार्किंग की वजह से है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये बहुत सारे सवालात हैं जो हम इंतजामिया के सामने रख रहे हैं, इस वीडियो के तवज्जुह से रखें। पर्सनल गाड़ी में नहीं है, एम्बुलेंस में है। एम्बुलेंस फंसेगी तो कौम का मसला है, इंसान का मसला है, जिंदगी का मसला है, सेहत का मसला है, और आपको ये मसले हल करने होंगे क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आपका काम है, आप असाइंड इस काम के लिए। चलते देखते बुरी तरह हम इस वक्त रोड पर फंसे हुए हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ तर्जुमान छीपा फाउंडेशन शाहिद साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, ये बताएं, एम्बुलेंस जब सड़कों पर जाती है, ठीक है, आम हालात में ट्रैफिक जैम भी होता है, उसके अलावा जो कराची में डेवलपमेंट का काम चल रहा है उसकी वजह से एम्बुलेंस रश में फंस जाती है, इससे आपका काम कितना मुतासर होता है? देखें, एम्बुलेंस ड्राइवर है, उसका जो काम है वो है रेस्क्यू करना और जल्द से जल्द जो है हॉस्पिटल पहुंचाना है। वो सड़क जैसी भी हो, ज़ाहिर बात है दुश्वार गुजार रास्ते तो हैं, टूटी हुई सड़क, लेकिन ड्राइवर जो ट्रेनिंग पे होता है उसको यही सिखाया जाता है कि आपने कम से कम टाइम में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करवाना है ताकि इंसानी जान को बचाया जा सके। जब कुछ अर्सा पहले कराची में जैसे हसन स्क्वायर वाला रोड है, गुलिस्तानी जहर वाला रोड है, जब वहाँ डेवलपमेंट का काम नहीं चल रहा था और अभी चल रहा है, तो कितना मुतासर हुआ है आपका काम कि आप पेशेंट को उठाते हैं, अस्पताल तक पहुँचाते हैं? अब कितनी ताख़ीर हो जाती है? ताख़ीर देखें होती है बिल्कुल। ट्रैफिक अगर ब्लॉक है, एम्बुलेंस को रास्ता देने में, आगे गाड़ियों बम्पर टू बम्पर गाड़ी अगर चल रही है तो रास्ता देने में टाइम ज़ाया होगा, खुदा न खास्ता इंसानी जान को नुकसान भी पहुंच सकता है। लेकिन जो पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं वो जज्बाती होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, वो ड्राइवर को कह रहे होते हैं कि आप भगाएं गाड़ी, आप जल्दी लेके जाएँ हॉस्पिटल, मेरा मरीज़ मर जाएगा, या मेरी माँ या मेरा बाप या मेरा भाई। तो मैं आपके इस चैनल के तो से आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा
कि खुदारा जब भी एम्बुलेंस का हूटर बजता हुआ देखें, आप ये ना समझें कि एम्बुलेंस अगर खाली जा रही है तो वो बिला वजह बजा रही है। वो खुदा ना खास्ता हम में से, आप में से, आपके किसी फैमिली मेम्बर को एमरजेंसी की सूरत में लेने जा रही हो या हॉस्पिटल किसी हादसे की इतला पर जा रही हो, आप उसको रास्ता दें। खुदा ना खास्ता अगर आप रास्ता नहीं देंगे तो किसी की जान जा भी सकती है। वैसे तो हर पेशेंट ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये बताएं वो कौन से केसेस होते हैं जिसमें ये होता है कि फ़ौरन अस्पताल पहुंचाना है, अगर ताख़ीर हुई तो जान जा सकती है? अमूमन जो है बड़े हादसा होते हैं, जिसमें बाइक सवार फैमिलीज जा रही है या बाइक सवार जो कोई नौजवान जा रहा है, या कोई ऐसा फायरिंग का वाक़या हो जाए जिसमें जो है शदीद कंडीशन होती है ऐसी कि इसको बर वक्त पहुँचाना है, तो मैं एम्बुलेंस ड्राइवर तो अपनी जान हथेली पर रख के ड्राइव कर रहा होता है, सायरन भी बजा रहा होता है और वो लोगों से माइक पर रिक्वेस्ट भी कर रहा होता है कि फ़ास्ट ट्रैक को क्लियर कर दें ताकि एम्बुलेंस को रास्ता दें। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हमने उस ड्राइवर को ये तरबियत की है कि जितना जल्द हो सके, जितना मुमकिन हो सके, अपनी भी जान को महफूज बनाना है, और जो आपके पास पेशेंट हैं या कोई हादसे का शिकार ज़ख्मी है उसको भी जल्द से जल्द करीबी अस्पताल पहुँचाना है। अच्छा, क्या लोग सड़क पर आपके साथ ताउन करते हैं कि एम्बुलेंस का हूटर सुना और जगह दे दी, रास्ता बनाने की कोशिश की, या सिर्फ रुकावटें खड़ी करते हैं कि आपकी आड़ में, एम्बुलेंस की आड़ में एम्बुलेंस के पीछे गाड़ी लगा दी या एम्बुलेंस के हूटर की जैसे आगे गाड़ी ले गए ताकि रास्ता मिल जाए? बिल्कुल ऐसा होता है। बाज़ औक़ात ऐसे लोग मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग कोऑपरेटिव होते हैं वो रास्ता बनाते हैं, फिर आगे चलते इशारा भी करते रहते हैं मज़ीद गाड़ियों को। ज़्यादातर जो है रास्ता दे देते हैं, लेकिन कुछ मुकामात पर ऐसी देखा जाता है कि वो जो एक हद डरमी पर कायम रहते हैं, वो गाड़ी को साइड पर करते ही नहीं हैं, वो बल्कि इंडिकेटर दे रहे होते हैं ड्राइविंग साइड का कि हमने यहीं पर रहना है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि एम्बुलेंस को रास्ता दें, ज़िंदगी को रास्ता दें। नाज़रीन, हमारे साथ तर्जुमान शीबा मौजूद थे और उनका भी यही कहना था कि जिस वक्त एम्बुलेंस सड़क पर होती है उस वक्त सबसे बड़ी तरजीह हर इंसान की ये होना चाहिए कि जिस इंसान को तिबी इमदाद की ज़रूरत है किसी तरह जल्द अज जल्द वो अस्पताल पहुंच जाए, उसके लिए कम से कम रास्ता बना दें, रास्ता छोड़ दें, या कोशिश करें कि आगे जो ट्रैफिक है आपको जगह मिलती है, थोड़ी सी जगह दें, किसी शख्स की जान बचाई जा सकती है। नाज़रीन, कई जगह जहाँ तामीराती काम हो रहे होते हैं वहाँ ट्रैफिक पुलिस एहलकार खुद खड़े होके गड्ढों में मिट्टी डलवा रहे होते हैं ताकि उसको पुर किया जाए और ट्रैफिक की रवानी हो, लेकिन इसकी वजह से क्या मुश्किलात होती हैं ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए कि इस तरह के जो गड्ढे होते हैं इसके से ट्रैफिक की रवानी में क्या मसला होता है? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो बारिश का मौसम आजकल चल रहा है, सीज़न बारिशों का, बरसातों का, उसकी वजह से कई जगह से रोड टूटा हुआ है तो वहाँ खड्डे बन गए। तो ये हमारे एसओ साहब हैं, एसओ PIB, उनकी मातहत हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। DMC वालों को बुलवाया है, उनको कह के ट्रैक्टर ट्राली भरवाइए, फिर मट्टी ला के थोड़ा गड्ढे वड्ढे भरवाएं ताकि आवाम को पर बारिशों के मौसम में परेशानी ना हो। अच्छा, ये गड्ढे अगर वक्त पे भर दिए जाएं तो आपको ट्रैफिक कंट्रोल करने में आसानी होगी? जी बिल्कुल, अगर ये DMC का काम है ताकि वो गड्ढे टाइम पे भर दें, बारिशों से पहले ये छोटे मोटे काम हो जो तामीरात के हैं, रोड के खड्डे वगैरह हैं, इनको पुर कर दें तो इंशाल्लाह ना हमें परेशानी होगी ट्रैफिक कंट्रोल करने में, ना आवाम को परेशानी होगी यहाँ से गुजरने में। अच्छा, आप माशाल्लाह यहाँ एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं और हम इस बात की तारीफ भी करते हैं, यहाँ खड़े होकर आप खुद गड्ढा भरवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये गड्ढा भरवाने की वजह से आपको दो तरफ फोकस करना पड़ता है, गड्ढा भी आप भरवाएं, ट्रैफिक भी कंट्रोल करें, इससे रवानी भी मुतासर होती है। जी बिल्कुल, रवानगी में थोड़ी तो तकलीफ आती है पर इंशाल्लाह हम कंट्रोल कर लेते हैं इसको कि भाई गड्ढा भी भरवाना है, ट्रैफिक भी मैनेज करनी है। बाज़ दफ़ा जैसे शाम के टाइम फ्लो ज़्यादा हो जाता है ट्रैफिक का, उस दिन थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी आ जाती है कि भाई गड्ढे पड़े हुए हैं उनको भी देखना है, ट्रैफिक को भी देखना है। उस हिसाब से आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे मुस्तकिल खड़े रहना, ट्रैफिक को संभालना मुश्किल, धुआं अलग है, सही है, लोग बदतमीजी अलग करते हैं, मुश्किल नहीं होती? नहीं सर, मुश्किल तो थोड़ी सी परेशानी होती है पर हमारे बाला अफसरान ने हमें जो हिदायत दी हुई है, DIG ट्रैफिक साहब ने हमें हिदायत दी हुई है कि आपने प्यार मोहब्बत से आवाम के साथ कंप्रोमाइज़ करना है, उनको सहूलतें देनी है, उनको माना ट्रैफिक में परेशानी ना हो, गड्ढे डलवाने हो, तो उस हिसाब से हमारे अफसरान बाला का हुक्म है, उस हिसाब से हम अपनी नौकरी। क्या आवाम ताउन करती है आपके साथ? जी बिल्कुल, हमारे साथ आवाम ताउन करती है, हमारी आवाम है, हम उनके खाते में, हम उनकी सहूलत के लिए रोडों पे खड़े हुए हैं।
और उनके जितनी सहूलत हमसे हो सकती है, जितनी मेहनत हो सकती है, हम आवाम के लिए करते हैं। अच्छा, ये काम आपका नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं, ठीक है, गड्ढे भरवाना, रोड ठीक कराना। अगर ये गड्ढे सही वक्त पे इदारे काम करते, भरे हुए होते, इदारे भी सही काम कर रहे हैं, लेकिन बारिश हुई है, ज़ाहिर है इमरजेंसी है, तो ये खड्डे वड्डे तो हो जाते हैं रोडों में। 3 अट्टी बहुत रश की जगह है, हर वक्त ही पूरा दिन हर तरफ से यहाँ ट्रैफिक आता है, लेकिन यहाँ जो खड्डे हुए हैं डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है, सही है, इसकी वजह से ट्रैफिक में कितना खलल आता है? ट्रैफिक तो बिल्कुल ही मसला ही ट्रैफिक का आ जाता है कि ये खड्डों के वजह से ट्रैफिक स्लो हो जाता है। एक एक गाड़ी ब्रेक मार के जब जाएगी तो पीछे तक लेन बन जाती है, और जिसमें जनाजे भी आ जाते हैं, एम्बुलेंसें भी आ जाती है। कल क्या हुआ कि ये बारिश हुई, बारिश के बाद यहाँ पर पानी जमा हो गया। मैं डीएमसी वालों के पास गया, मैंने बोला यहाँ से जुलूस भी गुजर रहे हैं और आवाम जो है वो भी परेशान है। पीछे यहाँ से कब्रस्तान भी है, सकियासन वाला है, अंचोली वाला, सब यहाँ से कब्रस्तान से ही जाते हैं, और इधर फिल्मिस्तान वाला कब्रस्तान है। पीछे जनाजे भी रुके हुए हैं, एम्बुलेंस भी रुकी हुई है, मगर डीएमसी वालों को इतना सोच नहीं थी, इतना नहीं था कि यहाँ आके थोड़ा पानी निकाल दे, जिसके वजह से ये ट्रैफिक स्लो चल रही है, फंसी हुई है। और ये खड्डे देख रहे हो आप, ये खड्डे देख रहे हो, इसमें मैं डेली सुबह को आता हूँ, 2-3 डंपर पकड़ता हूँ, 2-3 शावर पकड़ता हूँ, इसमें मिट्टी डालता हूँ, फिर बारिश आती है, ये रुल जाता है। ये तो कच्ची मिट्टी है। हमें शाम के औकात में जो ट्रैफिक जैम मिलता है उसकी वजह अक्सर यही होती है कि अब यहाँ पर कीचड़ जमा है, यहाँ पर रोड टूटा हुआ है, हर गाड़ी रुकेगी तो पीछे से आने वाली गाड़ियां भी रुक जाएंगी, ट्रैफिक जैम हो जाएगा। लोग ट्रैफिक पुलिस को इल्जाम देते हैं कि वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पाते। ट्रैफिक पुलिस वाले हर वक्त, हमारा जब से डीआईजी नवाज साहब चीमा आया है, उन्होंने पहली हिदायत दी है, पहले हमारे को मीटिंग में ये बुला कर बोला है, बेटा ट्रैफिक को रवा दवा रखो, और मुलाजिम हर वक्त मौजूद होता है, सुबह की शिफ्ट वाला, शाम की शिफ्ट वाला, नाइट शिफ्ट वाला, सब यहाँ मौजूद होते हैं। ओवरऑल इस वक्त कराची का जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक जो है अभी बन भी रहा है, डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। आपको इसकी वजह से हर्डल सामने आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कराची के अंदर देखें बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के और इंफ्रास्ट्रक्चर के वो जारी हैं, और उसके साथ जैसे ये आजकल आप देख रहे हैं कि बारिशों का भी सीज़न आया हुआ है, और इसके अंदर जो तरक्याती काम है उसकी वजह से कई रास्ते जो हैं यहाँ तंग हैं, यहाँ वो बंद हैं, और उसके ऊपर ट्रैफिक मुतासर होती है, लोगों को भी उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। लेकिन अल्टीमेटली सबको पता है कि ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, और जो ट्रांसपोर्टेशन के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रेड लाइन का काम है या येलो लाइन का है या ग्रीन लाइन का है, ये जैसे जैसे बनेंगे इससे उन्हीं की सहूलत जो है वो कल को होगी। और इसमें लोग जब शुरू हो रहा होता है काम उस वक्त चंद दिन तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर बाद में जो है वो सेटल हो जाती हैं, मुतबादिल रास्तों का लोगों को पता चल जाता है, टाइमिंग का पता चल जाता है, और ट्रैफिक पुलिस के लिए बिल्कुल चैलेंज होता है, लेकिन हम इसके ऊपर पूरी कोशिश करके लोगों को सहूलत मुहैया कर रहे हैं। अच्छा सर, डाइवर्जेंस भी जो हैं वो भी बहुत टूटी फूटी हुई है, और पुलिस एहलकार वो सन्नाटे वाले इलाके होते हैं, तो क्या ये पॉसिबल हो पाता है कि उन डाइवर्जेंस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किया जाए? देखिए, डाइवर्जेंस वो होती हैं कि जो किसी मेन रास्ता अगर कोई बंद होता है या उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके मुतबादिल रास्ते पे डाइवर्जन लगाई जाती हैं कि जी वहाँ से गुजरा जा सकता है। कभी कभार ये होता है कि जो मुतबादिल रास्ता दिया जाता है वो उतना अच्छा नहीं होता जितना कि वो मेन रास्ता होता है, लेकिन ये आर्जी तौर पे होता है, कुछ देर के लिए होता है या कुछ दिनों के लिए होता है, और उसके ऊपर हम जो तजावज़ात हैं उसको हटाते हैं, और जहाँ कहीं जो है वो हम अपनी मदद आपके तहत कोई खड्डा जो है वो जैसे है उसको भर सकते हैं, या कोई पानी की निकासी कर सकते हैं, जहाँ खुद कर सकते हैं वहाँ हम खुद भी कर लेते हैं, और जहाँ फिर मुतल्लिका दूसरे इदारे हैं उनको रिक्वेस्ट करनी होती है तो वहाँ पे उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं। सर, स्पेशली 2 इलाके गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल, क्योंकि हसन स्क्वायर रोड बिल्कुल चौक होता है, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
जी हाँ, हसन स्क्वायर तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर है और यूनिवर्सिटी रोड पे ही रेड लाइन का जो है काम चल रहा है। और हसन स्क्वायर पे स्पेशली जो है वो इस वक्त मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है रेड लाइन का, क्योंकि वहाँ स्टेशन भी बनना है तो वहाँ काम जारी है। वहाँ बिल्कुल प्रॉब्लम आती है, ट्रैफिक का फ़्लो भी मुतासर होता है, लेकिन हमारा अमला मौजूद होता है वहाँ पे, और वहाँ पे जो मोटरिस्ट हैं उनकी सहूलत के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए और उनको लाइन अप कराने के लिए और उनकी रवानी को बरकरार रखने के लिए ये सारे इंतजाम ट्रैफिक पुलिस करती है। जहाँ गुलिस्तान जौहर की आपने बात की तो गुलिस्तान जौहर में भी आपके इल्म में होगा कि जौहर चौरंगी के ऊपर अंडरपास का काम चल रहा है और उसकी वजह से आसपास के रिहायशियों को या उधर से गुजरने वाली ट्रैफिक को प्रॉब्लम है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कुछ ही अरसे में ये काम मुकम्मल हो जाएगा और उससे वो एरिया भी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा जैसे बाकी इलाके। अच्छा सर, एक चीज़ की क्लैरिटी दीजिएगा कि ट्रैफिक पुलिस रूल्स ओबे नहीं करवाती या पब्लिक खुद ओबे नहीं करती? देखें, कोई भी जो मुआशरा है उसके अंदर कवानीन के ऊपर अमल करना ये उस मुआशरे की जो है कानून के ऊपर चलने की एक जो सिन्फ है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखते हैं कि कई जगहों पे हम जो है वो ख़ुद वायलेट करते हैं। अब जैसे अगर हेलमेट पहनना है तो हेलमेट पहनना अपनी सेहत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप इस डर से पहने कि ये आपको ट्रैफिक पुलिस चालान कर देगी। ये प्रॉब्लम है और तरक्की पजीर जो ममालिक हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम होता है और यहाँ पे भी पाकिस्तान के अंदर भी है, स्पेशली कराची में भी है। लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन उसका फिर हल यही है कि उनको एजुकेट किया जाता है और हम उनको अवेयर भी करते हैं कि जी आपकी अपनी हिफाजत के लिए है, आपकी अपनी बेहतरी के लिए है, तो लोग इस बात को तस्लीम करते हैं। सर, ट्रैफिक सिग्नल्स जब प्रॉपरली काम नहीं करते तो आपकी जो मैन पावर है उस पर कितना असर पड़ता है? जी हाँ, ट्रैफिक पुलिस के लिए मुश्किल हो जाती है जब ट्रैफिक सिग्नल जो है वो फंक्शनल नहीं होते हैं। फिर हमें उनको मैनुअली चलाना पड़ता है वहाँ पे, जहाँ पे कि हम बग़ैर मैन पावर के ट्रैफिक मैनेज कर सकते हैं। वहाँ हमें 6 बंदे या 8 बंदे या इवन कई मकामात पे 12-12 लोगों को भी तानियात करना पड़ता है उन जगहों को मैनेज करने के लिए। सर, एज ए DIG ट्रैफिक आपसे लास्ट सवाल ये है कि एक कल्चर है हमारे माशरे में, ट्रैफिक पुलिस एहलकार वाला किसी को रोकता है, जेब से मोबाइल निकलता है। अच्छा, जेब से मोबाइल निकला, कॉल पे बात कराना, लेकिन ट्रैफिक पुलिस एहलकार इन्फ्लुएंस में क्यों आती है? व्हाट्स द रीज़न? देखिए, ये हमारे कुछ ना माशरती प्रॉब्लम्स हैं। हर कोई जो है वो अपने वो चालान से बचने के लिए या अपनी उससे खफगी से या तकलीफ़ से बचने के लिए कोशिश करता है कि मैं किसी न किसी कनेक्शन को इस्तेमाल करूं। बाज़ हमारे जो हैं प्रेशर ग्रुप्स कह लें या अहम लोग हैं या अहम इदारों से हैं या अहम एसोसिएशन से हैं या अहम पेशे से हैं, वो समझते हैं कि ये हमारा हक़ है कि हमको प्रिविलेज दिया जाए और हमको आम शहरी ना समझाया जाए। अगर हम किसी ख़ास पेशे से मुंसलिक हैं तो हमें चालान ना किया जाए या हम पे ये रूल लागू ना किया जाए। लेकिन जो कानून है वो तो सबके लिए है और ट्रैफिक पुलिस कोशिश करती है, जहाँ कहीं बात करना पड़ती है तो इखलाकन ट्रैफिक पुलिस सुनती भी है, बात भी करती है और उनको आगे समझाती है कि जनाब इन साहब ने ये वायलेशन की है और इसके सिलसिले में इनको रोका गया या इनको ये चालान किया जा रहा है। शुक्रिया अहमद नवाज टीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये कराची का एक बहुत मशहूर इलाका बनारस चौक है, लेकिन बनारस चौक पर जो चौरंगी है वो 10 साल से टूट फूट का शिकार है। कई अतराफ से यहाँ पर ट्रैफिक आता है और उस ट्रैफिक के आने की वजह से, वो खड्डों में जाने की वजह से हादसात जन्म लेते हैं। यहाँ बाइक वालों के साथ, रक्शे वालों के साथ, चिंची वालों के साथ बहुत ज्यादा हादसात होने लगे हैं, लेकिन इंतजामिया 8 साल से खामोश तमाशाई बनकर बैठी हुई है। आइए यहाँ लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो किस अजियत और मुश्किलात का शिकार है। ये रोड कितने सालों से तबाही का शिकार है? तकरीबन 8-10 साल से। किसी ने सही कराने की कोशिश की? कोई नहीं आता, बस आते हैं थोड़ा बहुत काम कर जाते हैं रोड में, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं।
पहले से ज्यादा खराब करके छोड़ जाते हैं। जब वोट चाहिए होता है तो वादे होते हैं, लाजमी बात है, तो यहाँ पे सारे जलसात वगैरह होते हैं, रोड बंद कर रहे होते हैं उन लोगों ने अपने। उस वक्त वो कहते हैं हम बना के देंगे। हाँ, हर कोई कहता है भाई बना के देंगे, पर बना नहीं है। हादसात होते हैं यहाँ, होते हैं, काफी होते हैं, बड़ी गाड़ियों के साथ ज्यादा मसला है। आप क्या किससे मुतालबा करेंगे? हुकूमत से ही मुतालबा है कि भाई कम से कम रोड की मुरम्मत की जाए। कोई निज़ाम किताब नहीं है, सब जो है ना ये रोड ख़राब है, इधर जो है ना कोई किसी का नहीं है, सारे अपने मतलब के लिए, जो भी वोट के लिए आता है वो अपने सीट के लिए आता है, कोई आवाम के लिए नहीं आता है। यहाँ पे गरीबी है, मजबूरी है। ये देखो रेडी वालों को आप देख रहे हो, बेचारे ये रोड है, ये चेंचिया वाले जाते हैं, ये इतना कमाते नहीं जितना ये रोड पे अपने गाड़ियों पे खर्चा करते हैं। अभी इन्होंने वादे पूरे किए रोड बनाने के। भाईजान कोई किसी का नहीं है, सब जो है ना अपने लिए जो है ना कर रहे हैं, कोई किसी का नहीं है। अगर ये नवाज शरीफ है वो भी अपने लिए, जरदारी भी अपने लिए और भी अपने लिए, सब जो है ना अपने पेट के लिए कर रहे हैं। 10 सालों में कोई मुआयना करने आया रोड का? अरे सर उधर आगे बना लेते हैं, थोड़ा सा पट्टी बना लेते हैं बस, फिर आगे और कुछ नहीं बनाते। हादसे होते हैं यहाँ, लाजमी होते हैं। वो हमारे दुकान के सामने 4-5 बच्चे मर गए, ना कोई जंप बनाने देते, ना कोई और मसला होता है। रोड एक्सीडेंट में? हाँ, 4-5 बच्चे मर गए वहाँ पे। कितने साल पहले? ये तकरीबन 2 महीने के अंदर। कैसे? ये जो है ना कोई बस चढ़ जाते, कोई ट्रक चढ़ जाते, कोई रिक्शा मार लेते, फिर वो भाग जाते हैं, वो बेचारे अस्पताल में ख्वार होते हैं। ये रोड कितने अरसे से टूटा हुआ है? ये रोड तकरीबन 10 साल के अरसे से टूटा फूटा हुआ है। कोई बनाने आया है? कोई पुरसानी हाल नहीं है। इस रोड की टूट की वजह से आए रोज जो है ना डकैतियाँ होती है। लोग यहाँ से कोई सब्जी खरीदने के लिए आते हैं 10 नंबर से, 5 नंबर से, 1 नंबर से या इस साइड से, तो लोग से मोबाइलें छीन जाती है। हादसात होते हैं रोज के रोज, कोई पुरसानी हाल नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कौन जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार हुकूमत वक्त है। इलाकों में रोड टूट फूट का शिकार है, हमने आपको हकीकत दिखाई। अब चलते हैं एक ऐसे खानदान के पास जिसने सिर्फ नाअहली की वजह से, सरकारी नाअहली की वजह से अपने घर वालों को खो दिया। देखते हैं हादसा कैसे हुआ। बहुत अफसोस के साथ आपके साथ जो हादसा हुआ है, अलमनाक हादसा, वो बहुत बड़ा हादसा है। उस हादसे का कोई कंपनसेशन नहीं हो सकता। आप अपनी बेगम और बेटी के उस वक्त साथ थे? जी, मैं बिस्मिल्लाह होटल से रोल लेकर आ रहा था। जब मैं रोल लेकर आ रहा था तो जिस रोड से मैं आ रहा था उस रोड पे तो बाइक क्या बड़ी गाड़ी गुजरने की जगह होनी चाहिए, और मेरे उस सीधे हाथ के ऊपर तो ट्रक आने का रास्ता वहाँ से था, वो मेरी साइड पे आ रहा था। तो जिस जगह से मैं गुजर रहा था वहाँ कुत्ते बैठे हुए थे। मैंने बोला ये मेरे पे भौंकेंगे, ये मेरे बच्चों को ना काट ना ले। मैंने हल्का सा कुत्तों से हटा के गाड़ी निकालना चाहिए, तो मेरी कोनी ना ट्रक के ऊपर लगी, मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। वो डिसबैलेंस हुई गाड़ी, मेरी गाड़ी गिरी इस साइड पे। मेरी छोटी बच्ची जो आगे बैठी हुई थी मेरे साथ, वो इस साइड गिरी और मैं भी उस साइड गिरा हूँ। वो और मैं बच गए। मेरी वाइफ और मेरी बेटी जो हरमेश है ना, वो गाड़ी के नीचे आ गई। उस गाड़ी वाले को जैसे ही मैंने पकड़ के बोलना चाहा, उसने वापसी रिवर्स निकालना चाहा, तो मेरी वाइफ भी उस ट्रक के व्हील के नीचे आ गई। वो ट्रक कौन सा था? पकड़ा गया शख्स? केएमसी का ट्रक था, और केएमसी का जो ट्रक था, उस केएमसी के ट्रक में केएमसी का ड्राइवर नहीं था, ड्राइवर कोई प्राइवेट बंदा था। क्या वो हवास में था, अपने होश हवास में था? मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा था कि वो पत्नी नशे में था, कैसा था, क्या था, मुझे कुछ नहीं पता। उसको मैं उतार रहा हूँ, गाड़ी से उतर तक नहीं रहा था। मैंने बहुत जोर जबरदस्ती करके उसको गाड़ी से उस रोड पे लाइट थी, स्ट्रीट लाइट? नहीं, लाइट नहीं थी, अंधेरा था। अंधेरा हो रहा था। आपकी गाड़ी स्पीड ब्रेकर से डिसबैलेंस हुई या खड्डे में गई थी? मेरी गाड़ी खड्डा इतना गहरा नहीं था, खड्डा इस झूले नमूना सा था, गाड़ी निकल सकती थी। जब मेरी कोनी लगी ना उसके ऊपर, ट्रक के ऊपर, गाड़ी मेरी डिसबैलेंस हो गई। ट्रक वाले ने भागने की कोशिश की? उससे जब मैंने समझो ऐसा हादसा हुआ, मैं फौरन गाड़ी छोड़ के मैंने सबसे पहले ट्रक में चढ़ा हूँ। मैंने ट्रक का गेट खोलते ही उसको, गाड़ी वाले को पकड़ा, गाड़ी की चाबी निकाली मैंने ट्रक की। मैं उसको गिरेवान पकड़ के उतार रहा हूँ नीचे, वो उतर नहीं रहा था। मैं चीख रहा हूँ, कुछ 1-2 करके लोग आए। मेरा कज़न है, ये वहाँ बैठता है, इसके यार दोस्त होते हैं। इन तक आवाज़ पहुँची होगी शोर शराबे की मेरे, तो ये लोग निकल कर आए वहाँ से। जब ये लोग आए, मैंने अपनी जो मेरी बच्ची सही थी, मैंने इन लोगों के हवाले करी। मैंने मेरे घर पहुँचाओ, मेरे घर वालों को खबर दो, यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर इनके दोस्तों के वाले मैंने उस ट्रक वाले ड्राइवर को कर दिया। मैंने इनको छोड़ना नहीं, एम्बुलेंस वाले को ये लोग ने बुलाया। मैंने एम्बुलेंस में ट्रक ड्राइवर अब कहाँ है? मेरे ख्याल से अभी थाने में ही है वो। कोई पर्चा हुआ उसके खिलाफ? जी, FIR कटी। FIR हुई है जी। आपकी बेटी और आपकी बेगम जख्मी थी, तो लोग अस्पताल लेके गए उन्हें? मैं खुद लेके गया हूँ। मेरी वाइफ तो समझो
चंद सांसें थी उसके अंदर, मुझे इशारा कर रही थी इस तरीके से। मैंने उसको बोला हौसला नहीं हारना, एम्बुलेंस आ गई है। जैसे उसको एम्बुलेंस में डाला ही है ना, एम्बुलेंस कितनी देर में आई? 4 से 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ गई। उस वक्त तक वहाँ गाड़ियाँ रुक गई थी बहुत, और कोई गाड़ियाँ नहीं थी, इक्का दुक्का कोई बाइक आ रही थी। मैं चीख रहा था कि कोई 4 व्हील निकाल ले आस पड़ोस से, कोई भी गाड़ी ले आए, इनको डाले और लेके चले मेरे साथ। उस वक्त कोई नहीं था, 4-5 मिनट लगे गाड़ी आने में। एम्बुलेंस आई, उसको जब एम्बुलेंस में डाला ना तो उसकी हाथ पाँव छोड़ दिए। छोटी बेटी का आपका नाम क्या था उसका? मेरा फातिमा। हम लोग खाना खाने जाए तो मम्मा बोली थी रो लिया है, कुत्ता आया ट्रक आया तो मम्मा अम्मू को उठाने जा रहे, उनके पेट पे चल गया, अम्मू की आंखें भी निकल गई। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आमिर मौजूद हैं जिन्होंने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा काम किया है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर आमिर साहब, ये बताइएगा कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इत्तेफाकिया तौर पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम ही इसी शहर में होता है। पहले तो ये बताएं, ये जो ट्रैफिक जैम होता है इसमें से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, लोगों को क्या इस बात का अंदाज़ा है ये कितना ख़तरनाक है? देखिए, कराची जैसा बड़ा शहर जो कि पाकिस्तान का एक इंडस्ट्रियल हब है, और यहाँ पे हर रोज़ लाखों की तादाद में मेन शाहराहों पे हमें गाड़ियाँ नज़र आती हैं, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से बहुत सारी जगहों पे हमें ट्रैफिक जैम भी मिलता है। और इसमें पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि लोग रॉन्ग वे आ रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों में जितना ज़्यादा कंजेशन होता है, इसकी सूरत में एयर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। तो अगर हम सिर्फ गाड़ियों के धुएँ की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो सबसे ज़्यादा जो है वो गाड़ियों के धुएँ की वजह से जनरेट होती है। इसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो पेट्रोल मिलता है, जो हम पेट्रोल और डीजल वगैरह हम यूज़ करते हैं, उसमें सल्फ़र के कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तो जब उसकी बर्निंग होती है तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र भी जो है वो जनरेट होता है, और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकुलेट मैटर की शक्ल में भी नज़र आते हैं, जिसको हम गर्दो गुबार भी कहते हैं। और कराची में एक चीज़ हमेशा हम देखते हैं कि कॉमन रहती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम, कोई प्रोजेक्ट का काम चलता रहता है, जिसकी वजह से कराची शहर में जो एयर क्वालिटी है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकुलेट मैटर ख़राब रहती है, जिसमें PM 2.5 जो सबसे छोटा सा नन्ना सा ज़र्रा होता है, जो सांस के ज़रिए हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है, ये हमारे लिए जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आम शहरियों को इसके हेल्थ हैज़र्ड्स के बारे में बताना चाहिए कि आप जितना ज़्यादा ट्रैफिक जैम में फंसेंगे, जितना ज़्यादा आप कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट करेंगे, आप एयर पॉल्यूशन के साथ साथ नॉइज़ पॉल्यूशन भी जनरेट कर रहे हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी ख़तरनाक गैस है कि इसके लिए मैं एक सिंपल सी बात आपसे ये कहूँगा कि ये हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में जाके ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को कम करती है, और जब ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम होती है तो डिफरेंट टाइप की डिसीज़ जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से पार्टिकुलेट मैटर जो है PM 2.5 वो हमारी सांस के ज़रिए हमारे लंग्स तक पहुंचता है, और जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको ये ब्लॉक करता है। और आप अगर कराची शहर में सफ़र करते हैं या पैदल भी वॉक करते हैं तो आप देखते हैं थोड़ी सी देर में हमारे कपड़ों के ऊपर जो है वो बहुत सारी डस्ट आ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रैफिक जैम की वजह से ये जो एयर पॉल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा जो दूसरा जो मेजर सोर्स है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहाँ से भी बहुत सारा एयर पॉल्यूटेंट्स जो है वो हमें नज़र आता है। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो कराची, लाहौर जैसे जो शहर हैं ये टॉप 5 सिटीज़ में आ रहे थे दुनिया भर में, जिसमें एयर पॉल्यूशन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। और नंबर ऑफ़ डेथ्स के हिसाब से भी हमने डिफरेंट रिपोर्ट्स हम देखते हैं, तो कभी कराची का तीसरा नंबर होता है, कभी लाहौर का दूसरा नंबर होता है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक बात है। और हमने एक चीज़ और भी देखी कि जब कोरोना में लॉकडाउन लगा था तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी अच्छा होना शुरू हो गया था, तमाम पॉल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन भी कम होना शुरू हो गई थी। तो अगर हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें और ट्रैफिक जैम में हम कोशिश करें कि हम अपने घरों से गाड़ियां कम लेकर निकलें, तो उससे एक तो फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, एयर पॉल्यूशन में जो है वो कमी वाक़ई होगी। और अब कराची में ये कहना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो मैं कहूँगा ये गलत बात है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब कराची में वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ताकि एयर पॉल्यूशन के साथ साथ जो फ्यूल के ऊपर जो एक डिप्लीशन वाली चीज़ आई हुई है वो भी जो है वो कम हो। नाजरीन, कराची में होने वाला ट्रैफिक जैम और उसकी वजह से पैदा होने वाले मसाइल, कोई रास्ता देता है, कोई रोक लेता है। एम्बुलेंस कितनी मुश्किल से अस्पताल पहुंचती है, ताख़ीर की वजह से लोगों को क्या नुकसानात उठाना पड़ते हैं, फ़िज़ाई आलूदगी किस हद तक पहुंच चुकी है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने आपको दिखाई जो हुकूमत के काम हैं और उन्हें करने हैं। इसी वजह से हम सिंध हुकूमत और मेयर कराची से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा मुतबादिल रास्ते फराहम करें। तरक्याती काम बहुत अच्छी चीज़ हैं, लेकिन अगर आप मुतबादिल रास्ते नहीं देंगे तो अजाब हो जाएगा, ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी।
इसी के साथ मेरा शहर की टीम को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।